हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल tutor.com में, जहां पे इस समय आपके पास क्लास 9th की सीरीज लाइव चल रही है। क्लास 9th की पीसीबी तीनों अलग अलग टीचर्स ले रहे हैं इस चैनल पे, और आई होप सो आप लोगों को तीनों टीचर्स के साथ मजा आ रहा होगा। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स इस समय, और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू कर चुके हैं। कल आपको पार्ट 1 ऑलरेडी चैप्टर 3 का आ चुका है। चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, बुक की बात नहीं कर रहा, जो कि आपका है ग्रेविटेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। अगेन न्यूटन बाबा जी ने ही कुछ खोजा था ग्रेविटी वगैरह के बारे में, तो हम न्यूटन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 में आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, चैप्टर 2 पूरा न्यूटन के बारे में है, लॉज ऑफ मोशन जो है, एंड चैप्टर 3 भी कहीं ना कहीं न्यूटन से ही रिलेटेड है। बेसिकली आप इस समय न्यूटन्स की फिजिक्स पढ़ रहे हो, न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं इसे। सो पार्ट 2 आज आपके पास है इस समय, जहां पे हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या कर चुके हैं एक बार समराइज करते हैं। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा था, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, उसकी डेफिनेशन लिखी थी। देन हम लोगों ने देखा था कि अगर जो कोई फोर्स है दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, तो हमें फॉर्मूला भी चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी। देन हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की थी उसकी, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, वेयर m1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट A and m2 is the mass of object B and r का square is the radius of distance between them, sorry not radius, it is the distance between them, है ना। देन हम लोगों ने जी के बारे में डिस्कशन की थी। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी सबसे पहली बार, जो कि आई थी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 इन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। उसके बाद हम लोगों ने कुछ आपके वो देखे थे, एप्लीकेशन देखी थी ग्रेविटेशन की यूनिवर्स के अंदर, हमारे अर्थ और मून के बीच में, देन मून और सन, अर्थ और सन के बीच में, है ना। देन हम लोगों ने टाइड्स का रीजन पढ़ा था कि क्यों समुद्र में लहरें आती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सन। तो ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इजी है, बहुत इजी, और वहां से एक क्वेश्चन बनता है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल नाम से समझ आ रहा है, फ्री फॉल कुछ ऐसा होगा जो कि अपने आप गिर रहा होगा, है ना। फ्री फॉल आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। फ्री का मतलब होता है जिसपे किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, एंड फॉल मतलब गिरना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर जब किसी भी बॉडी को, है ना, किसी भी बॉडी को, एनी बॉडी इफ allowed to fall under the gravity without providing any initial velocity, आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं देनी उसे, मतलब u इज इक्वल टू 0 रहने वाला है आपका। अगर ऐसे केस में आप किसी बॉडी को ऊपर से फेंकते हो विद सम हाइट h, किसी हाइट h से आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो इन सच अ वे दैट उसकी जो u है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 है, देन ओनली ग्रेविटी इज द थिंग जो कि उसे पुल कर रही है नीचे की तरफ, एंड दिस पुलिंग ऑफ ग्रेविटी इज अ कॉज ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? इफ एनी बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली विदाउट एनी इनिशियल वेलोसिटी, देन दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। लिख लेते हैं एक बार डेफिनेशन इसकी। इफ एनी ऑब्जेक्ट is thrown, if any object is thrown from any height h with no initial velocity such that only gravity is pulling it down, then the object is said to be in a free fall motion। ठीक है, फ्री फॉल मोशन में उसे मान दिया जाता है कि उस समय जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन में है, फ्री फॉल मोशन के अंडर अंडरगो कर रहा है फ्री फॉल मोशन को। देन आपके इसी एक्सपेरिमेंट को किया गया लीनिंग टावर के ऊपर। दिस एक्सपेरिमेंट, इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका दिया गया आपके गैलीलियो ने। गैलीलियो परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू शो फ्री फॉल फ्रॉम लीनिंग टावर। कहां पे किया?
लीनिंग टावर से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्री फॉल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, दो पत्थर लिए अलग अलग मासेस के या फिर दो वेट लिए अलग अलग मासेस के और विदाउट एनी नेचुरल वेलोसिटी ऊपर से नीचे फेंक दिया। एंड देन व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, है ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोनों जो मास है, जो दोनों बॉडीज है, वो सेम टाइम पे नीचे गिर रही है, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखोगे, अगर आप एक छोटा पत्थर लीजिए, एक बड़ा पत्थर लीजिए और उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो क्या होगा, जो भारी पत्थर है वो पहले नीचे जाएगा। बट एक्चुअली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो जी ने आपके लीनियन टावर के ऊपर से एक पत्थर गिरे गए या फिर वेट गिरे गए, तो व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज कि दोनों पत्थर, चाहे वो भारी था चाहे वो हल्का था, दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरा। बट यहाँ पे एक कंडीशन लगी गई थी, जो कंडीशन लगाई गई थी कि उस समय जो भी आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जैसे आप इस चीज को नीचे फेंक रहे हो तो एयर उसको ऊपर खींचने की ट्राई करती है, तो एयर रेजिस्टेंस हो गया जो कि उसे रोकती है, स्पीड कम करती है ना। आपने सुना होगा बारिश की ड्रॉप होती है जो बहुत ऊपर से आती है, अगर जो बहुत ऊपर से आती है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, जैसे आपके ऊपर गिरे आपके बॉडी में तो छेद हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऊपर से कोई चीज गिरती है उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब रेन ड्रॉप आ रही होती है तो एयर का इफेक्ट उसके ऊपर लगता है, उसकी स्पीड को कम करता रहता है। इन सेम वे जब भी आप किसी चीज को नीचे फेंकते हो तो एयर का इफेक्ट होता है जो कि उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। सो वहां पे इस चीज को निग्लेक्ट कर दिया गया था कि ऐसा कोई एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। अगर जो उसे निग्लेक्ट कर दिया जाए देन जो भी आपकी बॉडीज है, चाहे वो डिफरेंट मास की है सेम मास की है, दे विल फॉल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, गैलीलियो जी ने ही एक हमारे को डेरिवेशन दी, बेसिकली गैलीलियो की डेरिवेशन नहीं है वो, उससे क्या प्रूव होता है, रिलेशन निकालते हैं हम लोग स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा जो भी फोर्स होता है किसी के बॉडी के ऊपर वो क्या होता है, आप लोगों ने स्टडी कर रखा है, दैट फोर्स फ्रॉम योर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है किसी बॉडी के ऊपर दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्मॉल जी आगे पढ़ाऊंगा, कैपिटल जी के साथ कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल जी क्या है, एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाउएवर स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर जो किसी चीज को सिर्फ ग्रेविटी खींच रही है तो हम वहां पे जी लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 पे चलते हैं। अच्छा, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 पे चले। अगर जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, दैट इट इज इक्वल टू कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब किस किस के बीच में हो रहा है, देखो ये आपका पत्थर है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ और स्टोन के बीच में लग रहा है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है, तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया आपका, और ये जो आपकी सेकेंड चीज है ये मास ऑफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली इसे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, यहां भी ओ लिखते हैं हम लोग ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ। Where mo is the mass of object, जो भी आप ले रहे हो, and m is the mass of earth upon इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको पता है, कल हम लोगों ने स्टडी किया था, मतलब लेक्चर 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था। अगर जो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा आपको, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अभी वीडियो को। अब दोनों साइड एफ है, चाहे वो ग्रेविटेशनल है चाहे वो फोर्स है ना, फोर्स तो फोर्स है, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आया रिजल्ट निकल के, जो एंड रिजल्ट आया हमारे पास वो ये आता है, दैट इधर से mg आएगा, इधर से ये पूरा फॉर्मूला आएगा, MOG मल्टीप्लाई का साइन मैंने नहीं लगाया अब, इज इक्वल टू GME/MO अपॉन डी का स्क्वायर, वेयर MO अगेन बता रहा हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपकी बुक्स में नहीं लिखा गया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को MO, M लिखे उन्होंने, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे MO लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो सेम वैल्यूज होती है वो कट हो जाती है, MO से कट हो गया, तो यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपका रिलेशन आ चुका है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डी का स्क्वायर। This is your relation between capital G and small g. Very important question of 3 to 4 marks. Relation between small g and capital G.
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। अगर समझ नहीं आता आप हमें बताइए, हम आपको दोबारा बता देंगे। अच्छा आपको दिख नहीं रहा, ओके मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। नीचे का जो फॉर्मूला है ये पार्ट आपको विजिबल नहीं है, एक बार मैं फिर से देखूं कौन सा पार्ट विजिबल है आपको, कौन सा नहीं है। ओके, तो बॉक्स वाला पार्ट आपको विजिबल नहीं है, तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं इसे। चलिए, तो मैं इसी इक्वेशन को पूरी को दोबारा लिखूंगा एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, अभी देखते हैं हम लोग। MOG इज इक्वल टू GME MO अपॉन D का स्क्वायर, यहां से ये आया, यहां से ये आया, दैट इज देन इक्वल टू, यहां से MO कट हो गया, देन स्मॉल g विल बी इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन D का स्क्वायर। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन व्हाट, स्मॉल g एंड कैपिटल G। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का पेपर में देखने को मिलता है। आप लोगों ने अगर जो प्रीवियस कोई पेपर दे रखा हो जहां पे चैप्टर आया हो, या फिर आप अपने स्कूल के ही प्रीवियस पेपर्स को चेक करना, आपको ये क्वेश्चन एक पक्का देखने को मिलेगा। अब यहां से हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो यहां तक क्लियर है। अगर जो आप लोग को क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको ये सेशन दोबारा करवा देंगे, पर्टिकुलरली सिर्फ इस पार्ट के लिए, क्योंकि ये पेपर में आता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। कैपिटल जी की तो निकल गई थी, अब स्मॉल जी की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा गाइज, आपके जो न्यूमेरिकल सेशन है वो जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पीपीटीज, वी आर प्रिपेयरिंग द पीपीटीज, हम स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन आपको इमीडिएटली डिस्प्ले कर पाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन लिखने में। सो एज सून एज जैसे वो पीपीटीज रेडी होती है, वी आर गुड टू गो लाइव विद द न्यूमेरिकल सेशंस टू, ठीक है। चलिए, नाउ वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने देखा दैट स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डी का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बेसिकली कितना होगा वो देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करनी शुरू करूं, जी की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻⁻11 होती है, ठीक है। अगर जो मास ऑफ अर्थ की बात करूं, आप लोगों को याद तो नहीं करना, बट फिर भी पता होना चाहिए, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। यहाँ पे मैं यूनिट्स पुट नहीं करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए हम यूनिट्स को पुट नहीं करते हैं। एंड देन योर रेडियस इज 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻4, ठीक है। ये आपका रेडियस होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6, सॉरी नॉट 4, 6। तो वैल्यूज ना दे आर नॉट इजी टू लर्न, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी याद होता रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है 6, 4, 24, 25 में, तो ये ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली। उसके बाद अगर हम बात करें, हम कैलकुलेट करेंगे इसे ऑन कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8। अच्छा, जी की यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये केजी है, मास है तो केजी एक और लग गया ऊपर, अपॉन ये क्या है, इसका स्क्वायर भी करना है ना, तो आपका हो गया मीटर का स्क्वायर। तो यहां से मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद केजी -2 और इधर केजी सिंगल है, तो आपकी जो यूनिट आ जाएगी यहां से वो आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज एक्सेलरेशन की यूनिट लगेगी यहाँ पे नॉर्मल, न्यूटन केजी है ना, ये आएगी। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज और 9.8 मीटर सेकेंड -1। जब आप न्यूटन की वैल्यू पुट करोगे F इज इक्वल्स टू ma, तो वहां से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज ms-1, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू जो कि आप लोगों ने लिखनी है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स में लिखते हैं, मीटर सेकेंड -2 में लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ जी। सो
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर जब आपके पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके सिलेबस में थी। अब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है तो वो इक्वेशंस चेंज हो जाती है और वहां पे इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ माइनर सा चेंज होता है। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at will now become v is equals to u plus gt, क्योंकि g की वैल्यू पता होती है आपको, है ना। एंड दिस इज कंपेरेबल टू 10, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, अगर जो आपको क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दे रखी है, ठीक है, उन्होंने g की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 10 भी ले सकते हो, न्यूटन मीटर सेकंड माइनस 2, क्योंकि 9.8 इज इक्वल टू 10, है ना। राउंड ऑफ करें अगर जाओ तो जब न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दे रखी होगी ना तो आप 10 लेना, आपका आंसर इजी होगा। 9.8 से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है आंसर के अंदर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at आपकी बन गई v इज इक्वल टू u प्लस gt। सेकेंड थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपकी बन जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस विल बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस बन जाएगी आफ्टर दिस। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ अर्थ, है ना। डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो हम स्टडी करेंगे। आई होप सो ये क्लियर होगा। मैं ये सारा इरेज करूंगा, इस फॉर्मूले को यहीं पे डिपिक्टेड रखूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको वैल्यूज के बारे में बताएगा, तो यू नीड टू लुक एट दिस फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ही आपको समझ आएगी वो। ये इजी था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, ठीक है। आप लोगों को बस ये मास और वगैरह याद रखना पड़ेगा। हाउएवर एग्जामिनर दे देते हैं कई बार पेपर्स में, तो आप वहां से भी देख के पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। क्या है टॉपिक, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। सो अगर जो वैल्यू ऑफ जी की वेरिएशन की बात करें, सबसे पहले हम करते हैं एट पोल्स। एट पोल्स आप लोगों ने पता है अर्थ जो हमारी है वो ऐसा है ना, इट इज अ राउंड स्पेरिकल बॉल टाइप स्ट्रक्चर। जो अर्थ के टॉप पार्ट से हम लोग पोल्स कहते हैं, दीज आर पोल्स। एंड इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को सेंटर से डिवाइड करे, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। तो बेसिकली हमें इक्वेटर, पोल्स और सेंटर ऑफ अर्थ में देखना है कि सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी कितनी होगी। अगर जो पोल्स की बात करें, पोल्स पे जो आपका रेडियस है वो बहुत कम है। अगर जो रेडियस कम हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। अगर ये रेडियस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो एट पोल्स वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम, मतलब माइनर सा फर्क आता है अगर आप देखोगे कैलकुलेशन करके, बट हाउएवर फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। अगर जो एट इक्वेटर की बात करूं मैं, एट इक्वेटर में जो होती है वो होती है मिनिमम ना, क्योंकि r का जो है डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। आपका r अगर जो ज्यादा है तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। और एट सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं मैं, जिसपे क्वेश्चन आता है आपके पास, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ में जो आपकी r की वैल्यू है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि आप अर्थ को काट दीजिए एंड देन उसके अंदर जाना है, आपको डीप इनटू द अर्थ जाना है। जब आप अंदर जाओगे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सपोज मैं एक 2D मॉडल बना रहा हूं अपनी अर्थ का, क्यों जीरो होता है वो समझना जरूरी है। सपोज ये आपकी अर्थ का 2D मॉडल है, ये रेडियस है, आप यहाँ सेंटर पे आगे, बिल्कुल यहाँ पे तो रेडियस की वैल्यू 0 है। अगर जो रेडियस 0 हो गया तो आपका जी क्या हो जाएगा, 0। और इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन लोग करेंगे हाउ टू यूज, या फिर हाउ टू साइन कन्वेक्शन ऑफ जी कहते हैं हम, ठीक है। टॉपिक का नाम जो मैं दूंगा वो दूंगा साइन कन्वेक्शन ऑफ जी। जो आपकी बुक देती है वो देती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैं आपको दूंगा सिर्फ वेरिएशन ऑफ या फिर साइन कन्वेक्शन ऑफ जी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है साइन कन्वेक्शन ऑफ जी।
तो न्यूमेरिकल करते हुए आपको इन साइन कन्वेक्शंस को किस में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसके आई होप सो आप में कमी हो सकती है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं साइन कन्वेक्शंस ऑफ जी को। ठीक है, साइन कन्वेक्शन ऑफ जी की बात करें तो आप लोग कैसे जी की वैल्यू को लोगे, देखो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस पे एक डायरेक्शन होती है। अगर ये आप कह रहे हो कि अर्थ किसी चीज को खींचती है नीचे की तरफ, तो वो अपने आप आ रही है चीज, है ना। तो जब कोई चीज अर्थ खींच रही है किसी चीज को, तो उस समय जो जी की वैल्यू होगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड दैट इज टुवर्ड अर्थ, क्या लिखेगा सबसे पहले, इफ एनी ऑब्जेक्ट is coming toward earth vertically downward, then g is positive। ठीक है, तब आपकी g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने आप आ रही है, हम लोग जबरदस्ती नहीं लेके आ रहे। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट is thrown vertically upward, then value of g is negative। तो आपको जी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट की जो जी की वैल्यू होगी वहां पे जो न्यूमेरिकल में पुट करोगे आप वो पॉजिटिव करोगे। अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, तो जो वैल्यू ऑफ जी ली जाएगी वो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो एक्चुअल नेचुरल फोर्स के। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इज नेचुरल फोर्स है ना, अपने आप लग रहा है। आप जब उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो आप उसकी वैल्यू को भी क्या ले जाओगे, माइनस में ले जाओगे। तो मतलब अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप -9.8 पुट करोगे, या फिर क्या पुट करोगे, -10 पुट करोगे, अगर ये गिवन नहीं है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ जी। इसके बाद हमारे पास आता है मास एंड वेट। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मास एंड वेट के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेस सेशन, मास एंड वेट के बारे में आज हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग थ्रस्ट, प्रेशर, बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे, कंपाइल करेंगे एंड चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, next is mass and weight। just hold for a while। ठीक है, mass and weight के बारे में स्टडी करते हैं। so here we go, mass and weight, mass and weight। ठीक है, मास और वेट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मास को स्टडी करेंगे, हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे मास एंड वेट। मास क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ all the matter contained in a body or object। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर पैक हुआ है, दैट इज द मेजर ऑफ, एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज नॉट अ सम टोटल ऑफ, इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ ऑल द मैटर कंबाइंड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटेन्ड इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। एक बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, उसका कितना एक्चुअली में कितना उसका मेजर आ रही है, दैट इज योर मास। ठीक है, अगर मैं वेट की बात करूं, इट इज द मेजर ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ
pull that body vertically downward. मतलब किसी बॉडी को अर्थ को खींचने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट. ठीक है, इट इज द मेजर ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू पुल दैट बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड. टू पुल द बॉडी, नॉट दैट, पुल द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड. उसके बाद बात करें अगर जी मास की, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना. एक बॉडी के अंदर जो मैटर का कंटेंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता. एवरीवेयर, एवरीवेयर यहां पे इंपॉर्टेंट है, या फिर और एनीवेयर. आप कहीं भी चले जाइए, जो मास होगा आपका बिल्कुल सेम आएगा, मास विल नॉट चेंज एट ऑल. हाउएवर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खींच रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे क्या लग रही है, जी लग रही है, स्मॉल जी लग रही है ना. जब मैंने आपको पढ़ाया अभी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, चाहे आप अर्थ में देख लीजिए, ऊपर ज्यादा होगी, नीचे इक्वेटर पे कम होगी, है ना. तो जब वहां पे बात करते हैं हम लोग, तो वेट चेंज हो सकता है. इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. ठीक है, ये क्या होता है, ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता रहता है एंड चेंज होता रहता है. उसके बाद यहाँ पे सिंबल की बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, एम है तो कैपिटल एम से लिख सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ठीक है, अगर हम आपको वेट मास की एसआई यूनिट बताऊं, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम. ऐसे यहाँ पे के छोटा आता है. ठीक है, एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी. सो दिस इज कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ मास एज वेल एज वेट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 to 3 मार्क्स. यहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो डिस्टिंग्विश की फॉर्म में आ जाता है, या तो आपको किसी बॉडी का मास बता दिया जाता है, वेट निकालिए, है ना. अच्छा, ये क्या होता है, इससे बता भी देता हूँ, दैट F इज इक्वल्स टू mg, दैट इज अ मेजर ऑफ मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू, जो भी आप कह रहे हो 9.8 और 10 मीटर सेकेंड -1, एनी वन. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइड हो रहा है, एनी वन वैल्यू आपको पुट करनी है. मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपका आ जाएगा. यहां से क्या निकाल सकते हो, किसी बॉडी का वेट निकाल सकते हो. उसके लिए आपको मास पता होना चाहिए, मास की वैल्यू पुट कीजिए, जी आपको पता ही है, तो वेट आपके पास आ जाएगा. क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. अभी रिसेंटली हमने टेस्ट कंडक्ट कराया था एक ग्रेविटेशनल का, या फिर फुल सिलेबस का. उसमें एक क्वेश्चन जहां पे हम लोगों ने मास दे दिया और हमने पूछा कि वेट कितना होगा उस बॉडी का अर्थ पर मून पे. तो एक्चुअली बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो गए, बच्चों ने लिख दिया सेम होता है मास, है ना. मास सेम होता है, बट हम वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेट के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है वहां पे, वहां से आप लोग इसे निकाल सकते थे. ठीक है, तो दिस इज मास एंड वेट. डिफरेंशिएशन है ये, डिस्टिंग्विश किया हम लोगों ने मास एंड वेट को. लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है मास एंड वेट से रिलेटेड, दैट इज मास ऑफ बॉडी ऑन मून. ठीक है, मास नहीं, सॉरी, वेट ऑफ बॉडी ऑन मून. हमें 1/6 प्रूव करना होता है. क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ. देखो एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना ये टॉपिक, उसमें क्या है, वैल्यूज पुट करके दिखा रखा है आपको. एंड वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज लर्न करना नॉट एन इजी टास्क, है ना. तो मैं आपको किसी डिफरेंट मेथड से कराऊंगा, वो मेथड वैलिड है, हर एक स्कूल में चेक किया जाएगा, टीचर्स उसे एक्सेप्ट करेगी. तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है आप उससे कीजिए. वहां पे वैल्यूज पुट करनी होती है, मास ऑफ अर्थ की, मास ऑफ मून की. वहां पे मैं यहाँ पे वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बच्चों को टिपिकल लगता है थोड़ा सा. सो हम क्या कर रहे हैं, शो दैट, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, शो दैट वेट ऑफ बॉडी ऑन मून
is 1/6 of weight of same body on अर्थ। तो बेसिकली आपको क्या शो करना है, दैट वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। ठीक है, मून में जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर 60 आपका अर्थ पे तो मून पे जाके कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, दैट वेट ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ मून। जो अर्थ का वेट है वो मून से कितना ज्यादा है, आपका 100 टाइम्स ज्यादा है। मास, सॉरी नॉट वेट, मास। ठीक है, उसको अगर जब हम बात करें रेडियस की, ठीक है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। अगर जब हम लोगों को वेट निकालना है, वेट ऑफ अर्थ विल बी गिवन बाय फॉर्मूला G, m of earth upon r of earth का square. This is the formula to calculate weight of what, your earth. This is equation number 1. इक्वेशन नंबर 2 लिखूं अगर जो मैं, तो वेट ऑफ मून लिखूंगा मैं G mm अपॉन rm का स्क्वायर, वेयर rm इज द रेडियस ऑफ मून, mm इज द मास ऑफ मून। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट Wm अपॉन We इज इक्वल्स टू, Wm की वैल्यूज पुट करूंगा मैं G mm अपॉन Rm का स्क्वायर। अब ये डिवाइड में है तो पहले आपको मैं डिवाइड में लिख के दिखाता हूं। जब डिवाइडेड चीज मल्टीप्लाई में होती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो मतलब ये जो आर ई वाला फैक्टर है वो ऊपर चल जाएगा और जी एम ई वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो रेसिप्रोकल करके दिखाई देते आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पे, ई वाली जी से जी पहले काट देता हूं मैं। ठीक है, अच्छा एम एम को एज इट इज रखना है हमें, आर एम के स्क्वायर को एज इट इज रखना है। अब जो वैल्यूज पुट कर रहा हूं उसके लिए मैं मार्कर कलर चेंज कर रहा हूं। हम पता जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है मून के कंपैरिजन में, दैट इज 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 अपॉन मास कितना है 100 टाइम्स। ठीक है, एम एम नॉट ई। ये मैंने वैल्यूज पुट करी, आर ई की वैल्यू मैंने यहां से दी, 4 आर एम पुट कर दी, एम ई की वैल्यू मैंने यहां से दी, 100 एम ई पुट कर दी, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा यहाँ पे कटिंग करते हैं पहले, जो भी हो रहा है, एम एम से एम एम कट हो गया। ठीक है, और आर एम स्क्वायर से आर एम स्क्वायर कट हुआ है सिर्फ। अच्छा ये नहीं काट सकते अभी हम, आपको दिखाता हूँ खोल के, तब आपको समझ आएगी। 4 का स्क्वायर होता है 16, आर एम स्क्वायर अपॉन आर एम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, आर एम के स्क्वायर से आर एम कट, तो ये क्या बचा 16 अपॉन 100। एंड जब अब इसे कट करो तो अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन लाइक कितना आता है 5.67 का अप्रोक्स आता है, तो इसे हम लोग सीधा लिख लेते हैं 6। ठीक है, तो देयरफॉर ये प्रूव होता है आपका दैट मास वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। बहुत स्लो मैंने कराई है क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूव, मैथ्स में लिखते हैं ना टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ये आपको गिवन होता है और यहां से आपका प्रूफ शुरू हो जाता है।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट all about how to calculate that the weight of body on moon is 1/6 the weight of body on अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की सीधा डेरिवेशन आती है। सो आप कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज में डाउट लगता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट कीजिए कि ये चीज हमें समझ नहीं आई, हम उस चीज का पर्टिकुलर सेशन दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, बट आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को फैला दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ सके और ऐसी लर्निंग्स का फायदा उठा सके। सो थैंक यू पीपल फॉर योर टाइम।